उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ती जा रही है और ऐसे में मौसम का मिजाज जो है पिछले 2 दिन से बदला हुआ है। हल्की बारिश की फुहारों के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री समेत बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ के धामों में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है। सुहाने मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने दिव्य तप्त कुंड में स्नान करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में रविवार को करीब 14,500 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में कानपुर के एक जवान जो कि सीआरपीएफ में तैनात थे वो शहीद हो गए हैं। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों ने हमला किया था। नक्सलियों ने पुलिस ट्रक को उड़ा दिया था आईईडी ब्लास्ट में। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में शामिल थे शैलेंद्र, और शैलेंद्र जी के साथ एक और जवान भी शहीद हुआ है। तो दुखद खबर है, छत्तीसगढ़ में कानपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में नक्सलियों ने पुलिस ट्रक को उड़ा दिया है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में शामिल थे शैलेंद्र जी, और शैलेंद्र जी के साथ एक और जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप आनंद जी, दुखद खबर है, कानपुर के जवान जो हैं सीआरपीएफ में तैनात थे और वो आईडी ब्लास्ट के हमले में नक्सलियों द्वारा जो हमला किया गया उसमें शहीद हो गए हैं। कैसा माहौल है इस समय कानपुर की, अगर हम बात करें उनके घर परिवार में? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो ये कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति पूरे एसएनएन परिवार की संवेदनाएं हैं। पूरा एसएनएन परिवार उनके साथ खड़ा है और ये जो पूरी घटना है ये छत्तीसगढ़ में हुई है। बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों ने जो है पुलिस के ट्रक को आईईडी से जो ब्लास्टिंग होती है उसके माध्यम से उड़ाया है, जिसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन में शामिल शैलेंद्र थे और वो उनके साथ एक जवान और शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से परिवार में जो है गम का माहौल है, लेकिन क्षेत्र के लोग फख्र है कि देश की सेवा में बेटे ने जान गंवाई है। तो कहीं न कहीं से जो एक शहीदी भावना है वो मन में है, लेकिन जो माहौल है वो पूरी तरह गमगीन है, दुखित माहौल है। प्रदीप आनंद जी, क्या शैलेंद्र जी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंच गया है? जी, अभी पार्थिव शरीर घर तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उम्मीद है कि 3 साढ़े 3 बजे तक पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया जाएगा। फिर उसके बाद जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो उनको सलामी देंगे, उनकी टुकड़ी उनको सलामी देगी, फिर उनको जो है उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। पीछे वो अपना एक जो है छोटा सा परिवार छोड़ के गए हैं, अपने परिवार के कमाऊ सदस्य के रूप में थे और देश की सेवा का जज्बा उनके अंदर था और वो सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। सीआरपीएफ में उनकी भर्ती हुई थी। उसके बाद जो है आज ये दुखद खबर आई है कि वो शहीद हुए। ठीक है प्रदीप आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है और हाईकोर्ट ने सहारनपुर के जिलाधिकारी डीएम के खिलाफ वारंट जारी किया है। 16 अगस्त तक पेश होने का ये आदेश दिया है। शिकायतों का डीएम साहब निस्तारण नहीं कर रहे थे, जिस पर नोटिस जारी किया गया है। पहले कोर्ट ने डीएम को भेजा था अवमानना का नोटिस और अब वारंट जारी किया है। तो शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहे थे, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे, इसी वजह से हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अब कोर्ट के समक्ष उनको पेश होना पड़ेगा। योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बहुत लंबे समय से क्या शिकायत मिल रही थी जिलाधिकारी के खिलाफ कि आखिर हाई कोर्ट में इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर डीएम के खिलाफ जो ये वारंट जारी हुआ है, इसका प्रकरण एक ग्राम पंचायत है मेरकपुर पाजूवाला,
उसके ग्राम प्रधान में उनके पति पर जो है ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत जो है वो की गई थी, उनकी जांच की मांग की गई थी। श्री बहादुर त्रिपाठी एक अधिवक्ता है जिनकी दलील उन्होंने दी थी और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। याचिका पर जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो कोर्ट को ने भी जो है 6 हफ्ते में शिकायती पत्र को निस्तारण करने का आदेश दिया था, लेकिन डीएम ने कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने खफा होकर जो है डीएम के खिलाफ जो है एक वारंट जारी किया है और 16 अगस्त तक जो है अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी सीजीएम सहारनपुर को सौंपी है कि उनको जो है वहां पर पेश किया जाए। तो ये एक प्रकरण है जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया और फिर जिला अधिकारी को जो है इस तरह के जमानती वारंट पर जारी किया गया है। लेकिन देखिए क्योंकि जो है एकल पीठ में लाडीराम की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया गया है और इससे पहले भी जो है एक अवमानना नोटिस जारी किया था, लेकिन आदेश के अनुपालन में सुनवाई न होने के कारण डीएम की ओर से भी कोई पेश नहीं हुआ और उसकी खफा होकर अब ये कदम उठाया गया है कोर्ट की तरफ से। जी रोहित, इसमें क्या योगेश जी क्या समय कोर्ट ने दिया है कि पिछली दफा जो है उन्होंने कोर्ट के आदेश का संज्ञान नहीं लिया, इस बार कब तक पेश करने के उनको पेश होने के आदेश जारी किए हैं, कोई डेडलाइन है? इस बार कोर्ट ने जो है जिलाधिकारी को 16 अगस्त तक जो है अदालत में पेश होने के लिए कहा है और उसकी जिम्मेदारी जो है सहारनपुर की जो सीजीएम है उनको सौंपी गई है कि वह इसमें जो जिम्मेदारी पूर्ण करते हुए इसमें उनको पेश कराए, क्योंकि पहले भी अवमानना नोटिस जो है जारी किया गया था उसमें भी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई कि डीएम ने और न ही कोई जो है उनकी तरफ से पेश हुआ था और इस बार जो है इसी वजह से उन्होंने खफा होकर हाई कोर्ट ने जो है ये कदम उठाया है और अब देखना है कि 16 अगस्त तक जो जिम्मेदारी दी गई है सीजीएम को कि कहा गया है कि जिलाधिकारी को पेश किया जाए, अब उसमें देखना है कि वो पेश होते हैं कि अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। मकान की कच्ची छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में परिवार के 5 सदस्य दब गए और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला है। घायलों को सीएससी सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के सफ़ीपुर पट्टी की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं छोटा बच्चा भी देखिए मलबे में दबा था, उसको भी अस्पताल में उसका भी इलाज चल रहा है। तो कच्ची छत गिरने से यह हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई संभावना कोई खबर नहीं आई है, हालांकि लोग जख्मी जरूर हुए हैं। छोटा बच्चा भी देखिए जख्मी हुआ है इसमें। पंकज बालियान हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये कैसे हादसा हुआ? मुजफ्फरनगर में एक कच्ची छत कैसे गिर गई? जी आपको बताऊं कि ये सुबह करीब 6 बजे की ये घटना है। बुढ़ाना कस्बे का एक मोहल्ला है सफ़ीपुर, जहाँ पर ये कच्चा मकान था। कच्चा मकान जो है इससे भरभरा कर गिरा, जिसमें जो लोग अंदर सोए हुए थे, परिवार के 5 लोग अंदर जो सो रहे थे, वो इस कच्ची मिट्टी के नीचे दब गए। वहाँ तत्काल जो मोहल्ले वासी थे उन्होंने इन्हें बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है रेस्क्यू कर इन्हें वहां से निकाला मकान से। और वहां पर जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने की मदद से इनको सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल अभी इनमें कोई भी हताहत नहीं है, इनका उपचार जो है वो सीएचसी में जारी है। अभी कोई भी इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि इसमें कोई हताहत हुआ हो। अच्छा पंकज, कोई हम तस्वीरों में देख रहे हैं छोटा बच्चा भी है, वो भी मलबे में दब गया था, तो क्या ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं? परिवार के सदस्यों में ये बच्चा भी था और ये बच्चा भी, इसको भी चोटें लगी है। फिलहाल अभी सीएचसी में इनका उपचार चल रहा है। सभी पूरे परिवार का सीएचसी में उपचार चल रहा है। फिलहाल इनकी जो उपचार के दौरान जो अभी हमने जो पुलिस से जानकारी मांगी, पुलिस ने यही कहा कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है और सभी का इलाज चल रहा है और सीएचसी में ही इनका इलाज अभी जारी है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इटावा में एक निजी होटल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव मीडिया से रूबरू हुए। शिवपाल ने 37 सीट जीतने और लोकसभा में विपक्ष की भूमिका के सवाल पर कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उपचुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जब भी घोषणा होगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेंगे। लोगों से अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जब भी चुनाव की घोषणा होगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगी। उसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है, क्या उससे बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर?
अभी आपको बहुत जल्दी है, घोषणा तो होने दो। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कलर की सीट छोड़ दी है, अब किनको लगाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी तय कर देंगे, जिसको लड़ाना होगा उन्हीं को अधिकार है, वो जल्दी तय। रायबरेली के बदोखर थाना क्षेत्र में स्थित मौजा सैदनपुर गांव बल्दी में ना तो ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की व्यवस्था है। यहां तक कि अभी तक ग्रामीणों को आवास की उपलब्धता भी नहीं हो पाई है। पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण पानी की समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। सामुदायिक शौचालय और आंगनबाड़ी केंद्र शोपीस बनकर रह गए हैं। सामुदायिक शौचालय पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अगर कहा जाए तो वो भी शोपीस बना हुआ है। लगभग 1 से 2 साल के अंतराल में उसमें ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि की ओर से अब तक आई हुई योजनाओं के पैसे का बंदरबाट खूब जमकर किया गया है। साहब उसमें जब चालू ही नहीं तो क्या जाए। कब से बंद है वो? मतलब मानो कि साल 6 महीने तो हो ही गया। फिर टूटा फूटा एकदम पड़ा हुआ अंदर देखे तो। अब भगवान जाने भाई, वो प्रधान जाने बनवाए, हम क्या करें। कौन है प्रधान? शेर सिंह। तो क्या आप लोग कहती नहीं है? हम क्या बोले, जब हमको कुछ मिला ही नहीं तो क्या बोले इनसे, बताइए आप। आवाज भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कॉलोनी तो दिए नहीं, नल वाला दिए ही नहीं। अगर नल न लगवाते तो पानी न मिलता हमको। तो अच्छा मौजूदा प्रधान अभी वही है जी, शेर सिंह ही है। जी जी। और ये जो हैंडपंप लगा हुआ है बाहर चलता है? ये नहीं चलता है, ये भी नहीं खराब हो चलता? गया। हाँ, नहीं। तो शौच के लिए आप लोग कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं। तो सरकार तो इतना बजट भेजती है। अब बजट भेजती है, जब कुछ मिलेगा जब ही तो जानेंगे। जब हमारे हाथ में कुछ मिलता ही नहीं, कोई योजना ही नहीं आती। ये तो हम तो जब देखते हैं भैया बंदे रहता है, क्या मालूम कब खुलता है। तो कौन है प्रधान गाँव का? शेर सिंह। शेर सिंह आते नहीं क्या कभी? आते हैं कभी कभार। हैंडपंप तो वहाँ लगा चलता है? कब से खराब है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए? तो क्या कैसे फिर आप लोग पानी नहीं कैसे क्या करते होंगे? पानी क्या, अब हम लोग अपना खुद का लगवा लिए, ये बाजू में लगा है। अच्छा, ये शौचालय बना था, ये तो सार्वजनिक शौचालय है, तो इसमें तो जो महिलाएं हैं कहाँ जाती हैं शौच के लिए? फिर सब बाहर जाते हैं। बाहर जाती हैं। और सरकार इतनी योजनाएं दे रहा है, सब तो ग्राम प्रधानों को मिल रही है। नया नया बना था भाई, तब चला था, साल खान चला था, उसके बाद फिर कोई नहीं जाता है। क्यों? क्या मालूम, बंदे रहता है। जब देखो एक आधा बंद रहता है, एक आधा खुला रहता है। प्रधान आते हैं कभी? असद खान हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। असद, ये रायबरेली की तस्वीर है और राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है और योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर ग्रामीणों को। असद, आवाज़ आ रही है आप तक हमारी? जी 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 बिल्कुल। असद, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा ग्रामीणों को। आखिर ये जो सरकारी धन है वो कहाँ जा रहा है? क्यों ताले लटके हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, शौचालयों में? जी बिल्कुल, देखिए ताज़ा मामला है रायबरेली के बदोखर थाना क्षेत्र के मौजा सैदनपुर गांव बल्दी का। और यहाँ पर न तो पेयजल की उचित व्यवस्था है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें ताला लटका हुआ है। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी तक इस पर किसी अधिकारी ने वहाँ पर निरीक्षण नहीं किया है, उन ग्रामीणों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इससे वंचित हैं लाभकारी योजनाओं से। तो ये जो स्थानीय विधायक हैं या फिर अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? आखिर उनको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? जब ये वोट देते हैं, इनको सरकार सुविधाएं देती है, इनके लिए अच्छा खासा बजट जारी होता है, तो आखिर में क्यों इन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही? कुछ कह रहे हैं नेता? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मामला प्रकाश में आया है, कहीं ना कहीं अब खबर चलने के बाद अधिकारी अब नींद के जागते हैं नहीं, ये देखने वाली बात है कि फिलहाल जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। इसको लेकर कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी अधिकारियों की जो मीटिंग का दौर है वो नहीं खत्म हो पा रहा है। वो खत्म हो तो अधिकारी इसको पेश करें। फिलहाल जब खबर प्रकाशित होगी और जब इस पर खबर पर अधिकारी संज्ञान लेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कि जो अधिकारी हैं वो ग्रामीणों को मिलने वाली जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच सके। यही कोशिश एचएनएन न्यूज की रही है और आगे भी इसी तरह की रहती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रामीण इस समय परेशान है, जो उनको योजनाएं मिलनी चाहिए वो योजनाएं उनको नहीं मिल पा रही, तो इसके ऊपर अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर
कुछ लोगों ने महिला और उसके बच्चे को बुरी तरह से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो ये घटना है गोरखपुर की, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ जहां रहते हैं, वो जहां उनका धाम है, गोरखनाथ धाम है, वहां वो बाकायदा फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि लोग महिला को पीट देते हैं, बच्चे को पीट देते हैं, और रास्ते को लेके ये विवाद है। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इस पे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप आनंद जी, ये हाल तो बाबा की नगरी का है, जहां गोरखनाथ धाम में खुद सीएम बैठते हैं और खुद फरियादियों की समस्या सुनते हैं। आखिर इस महिला को लोग क्यों पीट रहे हैं? इसके बच्चे को इन्होंने क्यों पीटा? क्या वजह क्या रही? देखिए रोहित, फिलहाल तो ये वीडियो है और ये पूरा मामला गोरखपुर के विशेष समय मुख्य है, पर भूमि विवाद को कारण माना जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर चौकी प्रभारी कौवा बाग ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगा दिया है। लेकिन सवाल वही उठता है, आपने बताया कि मुख्यमंत्री का अपना खुद का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। कानून व्यवस्था उनकी जो है उस पर नजीर अन्य प्रदेश के भी जो निवासी है वो दिखते हैं। स्थिति में अगर गोरखपुर से इस तरह की तस्वीर आ रही है तो निश्चित रूप से ये भयावह तस्वीर है। फिलहाल अपराधियों के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है और उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही कर दी जाएगी। महिला का इलाज क्या अभी भी चल रहा है? गंभीर चोटें आई हैं बताया जा रहा है। बिल्कुल, पूरे मामले में महिला का जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस में चल रहा है और वो फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन जो तस्वीर है, इस तरह से महिला को मार पीटा गया है और उसकी बच्ची चिल्ला रही है कि मेरी माँ को छोड़ दो, ये तस्वीर काफी भयावह है और दुखद है, जिस पर पुलिस ने वायरल वीडियो के ही को ही संज्ञान में लिया है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ठीक है प्रदीप आनंद जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए, आगे भी मैं आपसे अपडेट लूँगा। आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज में लोक निर्माण विभाग में तैनात कई जूनियर इंजीनियर्स की मनमानी जारी है। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद भी कई साल से सभी इंजीनियर एक ही जगह जमे हुए हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। लेकिन अब इन जूनियर इंजीनियरों की शिकायत लखनऊ पहुंच गई है। बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लखनऊ में प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को सभी जूनियर इंजीनियर्स की लिखित रूप में शिकायत की है। अब देखना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे यूपी हेड। प्रदीप आनंद जी, क्या मनमानी है इन जूनियर इंजीनियर्स की? क्या भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं ये लोग? क्या है खबर पूरी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है इसको घटना कह सकते हैं। कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर वो 3 वर्ष उसकी जो अवधि है वो ज्यादा हो गई है तो उसका स्थानांतरण होना तय है। उत्तर प्रदेश की नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है। लेकिन महाराजगंज में ये जो जूनियर इंजीनियर्स हैं ये अब तक एक ही जगह पे जमे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि मलाईदार जगह है ये। पीडब्ल्यूडी जो है, पीडब्ल्यूडी की बात करें या सिंचाई की बात करें, इन दोनों विभागों में पैसे खूब आते हैं और बंदरबाट तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं से इनके ऊपर की एलिगेशन भी तमाम लगे हैं। भ्रष्टाचार की अनियमितताओं का एलिगेशन है, ठीक से काम न करा पाने का एलिगेशन है, जो ठेकेदार है उनके साथ मिल के घपलेबाजी करने का एलिगेशन है। तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन बावजूद उसके 7 वर्षों से ये एक ही जगह पर जमे हुए हैं और सरकार जो है वो पूरी तरह से ये कहती है कि हमको जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरे मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखित में
जो लखनऊ में प्रमुख सचिव हैं पीडब्ल्यूडी अजय चौहान, उनसे इसकी शिकायत की है। हो सकता है कि ये हमारी खबर चलने के बाद इस पर अधिकारी जो है संज्ञान लें और ये जूनियर इंजीनियर है इनका तबादला हो। लेकिन प्रदीप आनंद जी, इसमें तो बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी होगी। आखिर बड़े अधिकारी मेहरबान होंगे तभी तो ये लोग 7-7 साल से टिके हुए हैं। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। जब तक बड़े अधिकारी जो अब हम पीडब्ल्यूडी के एक्टिव की बात करें, जो प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश उनकी बात करें या फिर मंडलीय अभियंता की बात करें, निश्चित रूप से उनके संज्ञान में पूरा मामला होगा। तभी ये अधिकारी यहाँ जमे हुए हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर इनकी मिलीभगत नहीं होती, जाहिर सी बात कमीशन का खेल है और एक दूसरे में कमीशन खेल रहे हैं, इसलिए यही कारण है कि इनको इनकी जो जगह है वो एक जगह अभी भी मुफीद बनी हुई है। और महाराज चूंकि देखिए बहुत ही इको जगह माना जाता है, नेपाल का बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर विभाग है। बावजूद इसके ये लोग वहां से स्थानांतरित नहीं हो पाए। योगी सरकार के कार्यकाल के पहले से वहां जमे हुए हैं और योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। तो कहीं ना कहीं से ये सारी बातें जो है इशारा करती हैं कि इन लोगों ने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के आधार से ही ये अब तक रुके हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस पे कार्रवाई कब हो रही है। ठीक है प्रदीप आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। बढ़ेंगे आगे। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सुनार को गोली मारकर लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों से लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल घायल अभियुक्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना नंदगांव अंतर्गत दिनांक 11/6 को ज्वेलर्स को गोली मारकर लूट करने वाले अभियुक्त पुनः घटना कारित करने हेतु हिंडन रिवर मेट्रो से राजनगर स्टेशन की तरफ जाने वाले हैं। इस क्रम में हिंडन रिवर मेट्रो पे चेकिंग लगाई गई थी। 2 मोटरसाइकिल पे 4 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को आते हुए दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो मोटरसाइकिल की स्पीड तेज बढ़ा के भागे। पुलिस ने पीछा किया। इस क्रम में उन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को पैर में गोली लगी एवं एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार